नमस्कार, मैं अंकित पराशर और आप देख रहे हैं लिटमस टेस्ट। और आज लिटमस टेस्ट करेंगे हम जो लॉकडाउन में प्रवासी मजदूरों की जो समस्या आई है उसके निवारण में जो सिविल सोसाइटी है, जो एनजीओज है, उनके क्या योगदान रहे हैं इस विषयों को लेकर के। तो हमारे साथ हैं ज्योति सामाजिक सेवा संस्थान नाम की एक एनजीओ है जो सूरत में काम करती है। तो सूरत में जो प्रवासी मजदूरों की समस्या थी उसको उन्होंने कैसा हल किया। तो हमारे साथ हैं ज्योति सामाजिक सेवा संस्थान के संचालक तरुण मिश्रा जी। तरुण मिश्रा जी, लिटमस टेस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तरुण जी, जब लॉकडाउन हुआ था, कोरोना की इतनी बातें हो रही थी, जी। लोग भीड़ में जाने से डर रहे थे, तो उस समय इतना साहस आपको कहाँ से आया कि आप लोगों के बीच में जाकर के उनको जमा करके उनके लिए ट्रेन बुक आदि आदि करा करके उनको घर भेज रहे थे? देखिए, ये एक व्यक्तिगत वो होता है कि आप जिस काम से जुड़े हुए हैं, चाहे आप कोई भी काम से जुड़े हुए हैं, तो आपका एक फर्ज होता है। जैसे हमारे बॉर्डर पे काफ़ी सिपाही लोग हैं, उनको रखा गया है कि कभी भी ऐसा वॉर का या युद्ध का सिचुएशन आए, परिस्थिति आए, तो उन्हें युद्ध करना है। लेकिन युद्ध हमेशा होता नहीं है, और मान लो कभी युद्ध की परिस्थिति और वो मैदान छोड़ के चले जाएं, तो फिर उनको रखने का क्या आवश्यकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तरुण जी, जैसे कि आप काम कर रहे थे जी, तो आप अपने तरफ से फंड को रेज कर रहे थे, या जो आपको फंड मिला था उसको खर्च कर रहे थे, या सरकार आपको डेडिकेटेड फंड इस काम के लिए दे रही थी, या जो CSR जो आपको मिलता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कॉर्पोरेट कंपनियां देती है, उनके भी कोई ऐसे दबाव थे कि आपको इतने फंड जो है वो प्रवासी श्रमिकों के कल्याण के लिए, उनके वेलबीइंग के लिए खर्च करने हैं? देखिए, बहुत अलग अलग एनजीओ का अलग अलग फंडिंग सोर्स होता है, और जो मैं अभी बात करूंगा तो अपने एनजीओ के बारे में बात करूंगा कि मेरा फंडिंग सोर्स क्या रहा है। तो जो मेरा फंडिंग सोर्स है, वो मेजर फंडिंग सोर्स क्या है, क्राउड फंडिंग है, जिसमें पब्लिक सपोर्ट काफी ज्यादा रहता है, सोशल मीडिया आदि के प्लेटफॉर्म के माध्यम से रेज करते हैं। क्योंकि ऐसी चीजों के लिए, खासकर जब ये पैंडेमिक आया हमारे साथ कोविड-19, तो गवर्नमेंट खुद ही अपनी स्तर पे काफी ज्यादा कर रही है। उनका अपना क्या कहते हैं, क्वारंटाइन सेंटर है, उनके हॉस्पिटल में मतलब सरकार ने फंड आपको नहीं दिया? नहीं, एनजीओज को कोई फंड सरकार के द्वारा निर्देश मिला था कि आपको काम करने हैं? हाँ, निर्देश में हमें ऐसा कोई प्रेशराइज निर्देश नहीं मिला था। हमारा कोई और जो प्रोजेक्ट होता है, जो गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट है, शेल्टर होम है, तो पर्टिकुलर उसके लिए निर्देश था कि आपको शेल्टर होम के जो बेनिफिशियरी है उनको ध्यान से रखना है, उनके फूडिंग का अरेंजमेंट करना है। जो लोग CSR आपको देते हैं, उनके तरफ से भी कोई दबाव था कि आपको इस माध्यम में खर्च करना? CSR तो एक प्रोजेक्ट बेस होता है। आप जिस प्रोजेक्ट के लिए CSR लेते हैं उस पे आपको खर्च करना उसका रिस्ट्रक्चरिंग भी, कई बार आपदा की स्थिति आ जाती है तो उसका रिस्ट्रक्चरिंग ऐसा भी प्रावधान है। अगर आपके पास बजट बचा रहता है तो वो लोग उसको रिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। लेकिन हमारे केस में हम लोगों ने कोविड-19 को लेके कोई भी कंपनी या कॉर्पोरेट सेक्टर से CSR नहीं लिया है, और क्राउड फंडिंग किया है। वो एज अ CSR ही वर्क कर रहा था हमारे लिए। तो ओवरऑल जब प्रवासी मजदूरों की समस्या आ रही थी सूरत में, तो आप क्या कर रहे थे उसमें? देखिए, प्रवासी मजदूरों की पहले हमने समस्याओं को समझा, क्योंकि वो पहली बार ऐसा कोरोना वायरस आया और समस्याएं भी भिन्न भिन्न थी। जैसे बहुत सारे जो प्रवासी मजदूर थे, सूरत शहर के बारे में बात करूं तो ज्यादातर वहां आने वाले प्रवासी मजदूर बिहार, उड़ीसा और अपना उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बंगाल, ऐसे जगहों से वो लोग आते हैं। उसको हिंदी हार्टलैंड कहते हैं, उत्तर भारत के। जी। तो वही लोग वहां पे आते हैं, और लूम्स के कारखाने, टेक्सटाइल कारखाने, उसमें वो लोग काम करते हैं। तो उनका ज्यादातर वो क्या रहता है, वो समूह में रहते हैं, 5 लोगों के समूह में वो रूम के अंदर रहते हैं, और खाने पीने का बहुत कम लोग होते हैं जो खाना बना पाते हैं, क्योंकि 12 घंटे 11 घंटे की उनकी ड्यूटी होती है। तो खाने के लिए वो मेस या होटल के ऊपर निर्भर रहते हैं। लेकिन लॉकडाउन में मेस या होटल को बंद करने का गाइडलाइन था, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम हो गया कि अगर उनके पास पैसा है भी तो उनके पास बर्तन नहीं है, अनाज नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है कि वो बना के भोजन का ही प्रबंध कराया और घर भिजवाने का भी। जी। हम लोगों ने पहले, जो स्टार्टिंग में हमें नहीं पता था कि ये लॉकडाउन इतना ज्यादा चलने वाला है, किसी को नहीं पता था, वो पार्ट वाइज रखा गया, एक्सटेंड किए गए। जी। तो पहले जो हमारा फोकस था वो भोजन के ऊपर था। सब लोगों को उनके जगह पे भोजन उपलब्ध कराना, हमारी संस्था इसी के ऊपर काम करती रही, भोजन के ऊपर। लेकिन बाद में जब ये बढ़ने लगा तो लोग क्या पलायन करने लगे, तो लोगों की स्थिति को देख के हम लोगों ने उनके भेजने के ऊपर वर्क किया कि हाँ, उन्हें व्यवस्थित तरीके से भेजा जाए, ट्रेन के माध्यम से या किसी भी सुरक्षित तरीके से भेजा जाए, क्योंकि वो लोग पैदल जा रहे थे, साइकिल से जा रहे थे, तो वो काफी खतरनाक था। और हाँ, बिल्कुल। और मैं ये भी जानना चाहूंगा कि बहुत सारी आज एनजीओ बहुत सारी निकल के आ गए हैं, और एनजीओ में बहुत सारी फर्जीवाड़ा भी हो रही है। सरकार उस पर नकेल भी कस रही है। जो विदेशी फंडिंग की बात होती है उसमें FCRA में भी बहुत सारे संशोधन किए गए। तो मतलब आपके जान पहचाने बहुत सारे एनजीओ होल्डर होंगे, आपके मित्र होंगे, तो क्या हम कह सकते हैं कि जो इंडिया वाइड
जो सारे एनजीओ थे वो या जो सिविल सोसाइटी है वो पब्लिक प्रवासी श्रमिकों के वेलबींग के लिए काम बहुत अच्छे से कर रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो एनजीओ है, हर आज एनजीओ का अपना एक एजेंडा होता है, अपना एक विषय होता है, वो विषय को लेके वो काम करती है। ये तो बिल्कुल नए विषय थे, मुझे लगता है ये किसी का विषय नहीं रहा होगा। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा इतना बड़ा आपदा एक अचानक आ जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज में ज्यादा जो उभर के आए हैं, मतलब ऐसी कोई बड़ी एनजीओ का तो योगदान जो है अपने स्तर पर रहा होगा, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं देखा जो छोटे छोटे समूह है, जैसे हम देखते हैं कि कुछ ट्रस्ट होते हैं, कुछ ऐसे जो कुछ लोगों से मिलके बनता है, किसी समुदाय को लेके, किसी पर्टिकुलर उसको धर्म को लेके, पर्टिकुलर समुदाय को लेके, पर्टिकुलर एरिया को लेके, तो वो लोग काफी सक्रिय रहे। संस्था जैसे कि ब्राह्मण सभा, राजपूत सभा, कुर्मी सभा जी, इस तरह के लोग काफी सक्रिय रहे। उन्होंने अपने स्तर पे कुछ सोसाइटी लोग बिना ट्रस्ट के भी उन्होंने काम किया। गुजरात का एक इस तरह का सोशल कल्चर भी रहा है कि वो लोग पब्लिक वेलफेयर में काफी खर्च करते हैं, दान के स्तर पे काफी। बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ पे क्या है कि जैसे कोई अपार्टमेंट भी है तो उन्होंने अपना यूनिटी बना के, और आसपास कुछ ऐसा पिछड़ा वर्ग है तो वहाँ पे भी दिया। जरूरी नहीं संस्था के माध्यम से ही हुआ है, लोग निजी स्तर पे। लॉकडाउन पिछले साल जब खत्म हुआ था, फिर आप जानते हैं कि गरीबी की क्या स्थिति है, तो लोग डर के बीच भी, क्योंकि पेट का डर भी है, बिल्कुल बिल्कुल, तो वो वापस चले गए थे। फिर लॉकडाउन इम्पोज हो गया है। तो सूरत की क्या स्थिति है? क्या आज भी मजदूर उसी संख्या में वहाँ पर जमा है? और फिर क्या प्रवासी मजदूरों की समस्या उस तरीके से उभर रही है? और ग्राउंड की बात आप जानते हो कि मैं तो न्यूज चैनल या तो वहाँ से तो लग रहा है कि प्रवासी मजदूरों की समस्या अभी उतनी मुखर नहीं है। तो क्या स्थिति, अगर स्थिति बिगड़ती है तो आपकी फिर से तैयारी है कि उस पर काम करेंगे? जी, पहली बार जैसे कोविड का आया था इतना बड़ा दौर, तो लोग काफ़ी डरे हुए थे और बहुत ज़्यादा जो है जानकारी का अभाव था। हमारे जो भी मजदूर हैं या फिर हम लोग, कहीं भी जानकारी का अभाव था, और कुछ भी एक चीज़ होता लोग उसको फॉलो करने लग जाते थे। लेकिन अभी कोविड क्या है कि काफ़ी 1 साल से ज़्यादा हो चुका है कोविड का, तो लोग इससे थोड़ा सा क्या कहते हैं, आदत पड़ गई है तो खतरनाक, लेकिन लोगों को इसकी हैबिट हो चुकी है। तो अभी इतना ज़्यादा कोई पेंडेमिक सिचुएशन नहीं है कि लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, वो वहाँ रह के वर्क भी कर रहे हैं, और मतलब बुद्धि विवेक के साथ, अगर उनकी कोई पर्टिकुलर कंपनी बंद हो रही है या हाफ शिफ्ट में चल रही है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने घर की तरफ पलायन कर रहे हैं, और ट्रेन और व्यवस्थित चीजों से ही पलायन कर रहे हैं। अभी कोई ऐसा नहीं है कि लोग पैदल जा रहे हैं। सरकार को भी लॉकडाउन को हैंडल करने का एक अनुभव मिल चुका है। जी बिल्कुल, तो वो भी अच्छे से बिल्कुल भी नियमन कर रही है। एक और चीज कि जिस तरीके से हम जानते हैं कि जो सूरत का जो ग्रामीण क्षेत्र है, जैसे कि कामरेज आदि हो गया, खीम आदि, तो वहाँ पर जो श्रम गहन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है वो बहुत ज्यादा है। पिछले साल मजदूर आ गए थे, लगभग 6-7 महीने बंद रही कंपनियां। तो क्या वो सब जो टेक्सटाइल कंपनियां थी वो फिर से रिवाइव कर पाई? क्या अपने पूरी क्षमता के साथ वो उत्पादन कर रही है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर रही है। और पूरी क्षमता के साथ उत्पादन तभी होगा जब ये चीज़ पूरी तरह से वो लागू किया जाएगा कि हाँ अब ये बीमारी खत्म हो चुकी है। जब ये बीमारी का बाउंडेशन है, प्रेशर है, तो कंपनी का भी एक यूनियन होता है, वो लोग यूनियन के तहत अपना प्रोडक्शन हाफ रखते हैं, मैन पावर को भी फुल मैन पावर में नहीं करते, उनको सोशल डिस्टेंस और वो गाइडलाइन को फॉलो करना होता है, तो उसके तहत वो लोग काम कर रहे हैं। तो पूरी क्षमता में नहीं हो रहा है वो जो उत्पादन है। तो ये थे हमारे साथ तरुण मिश्रा, ज्योति सामाजिक सेवा संस्था एक एनजीओ है, उसके संचालक। अगले अंक में फिर आपसे मिलेंगे नए व्यक्ति और नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।